तो जब ब्लॉक्स कांटेक्ट में होते हैं तो पुश करने से मोशन होता है, और जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड करते हैं तो पुल करने से मोशन होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा था, एक बार मैं फिर से बता दूं। जैसे कोई भी दो ब्लॉक्स हैं या तीन हो सकते हैं, आप अगर इसमें कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों एक्सेलरेट करेंगे, और अगर ये दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू इन दोनों का जो मास है, टोटल मास इनटू ए। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया कि अगर इन्हीं दोनों ब्लॉक्स में अगर आप एक तरफ फोर्स लगाते हैं F का या F1 का, और दूसरी तरफ फोर्स लगाते हैं F2 का, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों का मोशन होगा। और अगर F1 F2 से ज्यादा है तो ये दोनों फिर से राइट की तरफ मूव करेंगे, और राइट की तरफ मूव करने पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ठीक है, ये दो केसेस में आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक, अब क्या है कि अगर हम पुली को भी इंक्लूड करते हैं तो ये जो पुली है, इस पुली के दोनों साइड हम लोग मास को बांध सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक मास है और यहां एक मास है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा मास ज्यादा है, अकॉर्डिंगली उस तरफ मोशन होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो मोशन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अभी जो है इस चैप्टर में ये जो पुली होती है, ये पुली को हम लोग मान के चलते हैं मासलेस। ठीक है, हम पुली को मान के चलते हैं कि इसका कोई मास नहीं है। रीजन, अगर इसका मास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क अगर लगेगा तो टॉर्क अगर लगने लगेगा तब दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग हो जाएगी। तो पुली को हम इस चैप्टर में मासलेस मान के चलते हैं, जिससे कि हम रोटेशन वाले पार्ट को हमें कंसीडर ना करना पड़े। क्योंकि अगर हमने इसका मास मान लिया तो हमें रोटेशन वाला पार्ट भी इसके अंदर लाना पड़ेगा, लेकिन एनएलएम में हम रोटेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम यहां पर पुली को हमेशा मासलेस मान के चलेंगे। और जब भी पुली मासलेस होगी तो इस रस्सी में टेंशन दोनों साइड पर सेम रहेगी, तो पूरी रस्सी में जो टेंशन है वो सेम रहेगी। वहीं जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स, तब पुली का मास आ जाएगा, और पुली के मास आने से अब टेंशन दोनों साइड पे फिर अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल दोनों साइड पे टेंशन सेम होने वाली है। अब मैं चाहता हूं कि इसके मोशन को हम लोग उसी तरीके से करें जैसे हम लोग वहां पे क्वेश्चन करते थे। ठीक है, अच्छा, अब देखा जाए अगर तो फोर्स क्या लग रहे हैं, तो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। किसी भी एक का मास मान लेते हैं, इसका मास m1 का है और इसका मास मान लेते हैं m2 का है। ठीक है, तो m1 वाले मास को और m2 वाले मास को, दोनों मास को क्या अर्थ ने अपनी तरफ खींचा होगा। ठीक है, इस मास के ऊपर अर्थ ने फोर्स लगाया m1g और इसके ऊपर फोर्स लगाया m2g। ठीक, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हुए तो नहीं चलेगा, क्योंकि जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है। जैसे अगर तुम जितने फोर्स से राइट में खींचो उतने फोर्स से लेफ्ट में खींचो, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो वैसे ही यहां पर ब्लॉक को चलाने का काम mg कर रहा है। इधर से अर्थ इसको नीचे खींच रहा है और इधर से अर्थ इसको नीचे खींच रहा है। जब दोनों को बराबर फोर्स से खींचेगा तो ऑब्वियसली मोशन नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक फोर्स ज्यादा हो जाए तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या है कि दोनों ब्लॉक्स के जो मासेस हैं वो अलग अलग है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास जो है इसको मैंने लिया हुआ है m1 का, ठीक है, सॉरी m2 का लिया हुआ है। इस ब्लॉक के मास को m2 लिया हुआ है, और ये ब्लॉक के मास को मैंने m1 लिया हुआ है। दोनों ब्लॉक अलग अलग मास के हो गए, ये m1 हो गए। ठीक, अब ये बताओ कि किसके ऊपर अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगाया है? m1g पे ज्यादा फोर्स लगाया है हमारे डायग्राम के हिसाब से, और m2 के ऊपर कम फोर्स लगाया है। इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया है तो क्या ये नीचे गिरने लगेगा? और अगर ये नीचे गिरने लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। एक नीचे गिरेगा और एक ऊपर जाएगा।
ठीक है, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे आने लगेगा, जिसका वेट कम होगा वो ऊपर जाने लगेगा। अब तुम्हें क्या करना है, इस कंडीशन को इस कंडीशन के संग कंपेयर करना है, इसको उसके साथ कंपेयर करना है। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ फोर्स F1 खींच रहा है, एक तरफ फोर्स F2 खींच रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे उसको पुल करने का काम कर रहे हैं। वो उसको उधर पुल करता है, ये उसको उधर पुल करता है, लेकिन इन दोनों में से कोई बड़ा होगा तभी मोशन होगा। तो मैंने माना कि F1 F2 से बड़ा है, तो नेट पुलिंग फोर्स लिखा F1 माइनस F2, ये नेट पुलिंग फोर्स लिखा। वैसे ही इस ब्लॉक को M1G नीचे खींच रहा है और इस ब्लॉक को M2G नीचे खींच रहा है। M1G चाहता है ये नीचे आ जाए, M2G चाहता है ये नीचे आ जाए, लेकिन अगेन जो बड़ा होगा उसके हिसाब से ही मोशन होने वाला है। तो मान लेते हैं कि M1 M2 से बड़ा है, और अगर M1 M2 से बड़ा है तो उसके ऊपर M1G लगा, उसके ऊपर M2G लगा, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखोगे? M1G माइनस M2G। एक और काम करते हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को उतारते हैं पुली के ऊपर से, और पुली के ऊपर से उतार कर ग्राउंड पे ऐसे रख देते हैं। ठीक है, पुली के ऊपर से उतारा रस्सी को, ग्राउंड पे ऐसे रख दिया, क्या ऐसा डायग्राम दिख जाएगा? अब इस तरफ कौन खींच रहा होगा? M1, जो इधर कौन खींच रहा होगा? क्या यही डायग्राम बन गया? और जो ज्यादा होगा उसकी तरफ मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम मानते हैं कि M1G M2G से ज्यादा है, तो अब हम लिख सकते हैं सेम इक्वेशन जो मैंने यहां लिखी है, F1 माइनस F2 की जगह क्या लिखेंगे? M1G माइनस M2G, ठीक, इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। समझ में आई ये बात? ये कैसे जाएगा अंदर? कहा? अच्छा, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से इस बात को लिख देता हूं। हाँ, यहां पर हम फिर से इस जगह पे लिख लेते हैं। हमें बेसिकली करना यह है कि इस डायग्राम को इस डायग्राम से कंपेयर करना है। इस तरफ F1 है, उधर F2 है, वैसे ही यहां M1G है, उधर M2G है। अगर M1G M2G से ज्यादा होगा तो मोशन होगा। तो हम लिखने वाले हैं M1G माइनस M2G इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हमें लिखनी होगी। ठीक है, करें नोट। ठीक है, तो फिर से एक बात इसको समझ लो कि हमें इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिखना कैसे है। पुलिस वाले सवाल आज हम करने वाले हैं, और पुलिस वाले सवाल पर अब ये M1G और M2G का टर्म आने वाला है। ठीक है, तो पुली के दोनों साइड अगर कोई मास हैंग किए गए हैं, तो एक साइड कोई मास हो गया M2 का, दूसरे साइड हो गया M1 का। यह ध्यान रखना कि यहां पर कहीं पर भी रस्सी तो है, लेकिन कहीं पर भी टेंशन का कोई टर्म नहीं आया है, क्योंकि टेंशन जो है वो इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। ठीक है, जो बाहर से फोर्स लगाए गए हैं वो F1 और F2 के लगाए गए हैं। टेंशन इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। तो पुलिंग फोर्स लिखते समय कहीं पर भी टेंशन नहीं आती है। ठीक है, पुलिंग फोर्स की इक्वेशन लिखते समय टेंशन का फोर्स नहीं आता है। यहां पर भी जब हम पुलिंग फोर्स लिख रहे हैं तो रस्सी में जो टेंशन है उसका कोई भी टर्म नहीं आएगा। आपको सिर्फ यह देखना है कि ग्रेविटी ने इसको कितने से खींचा, ग्रेविटी ने इसको कितने से खींचा, और दोनों क्योंकि अपोजिट चलना चाहते हैं तो नेट पुलिंग फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। राइट हैंड साइड में हमेशा टोटल मास इनटू ए के बराबर हमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्लियर है सबको? ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, हमें समझ में आ गया हमें इक्वेशन लिखनी कैसे है, बट इसका रिजल्ट भी तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट कई बार कोई क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अगर दो ब्लॉक का सिस्टम है, ठीक है, अगर दो ब्लॉक का सिस्टम है,
तो हमने इक्वेशन तो लिख लिया अभी m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। कहां से आई, देखो यहीं से आया। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, यहां से g को कॉमन ले लोगे और m1 प्लस m2 को नीचे भेज दोगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है इतनी। ठीक, और इस रस्सी में जो टेंशन होती है इसका भी आप फॉर्मूला याद रखोगे, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी। ये फॉर्मूले हमें तब लगाने हैं जब भी दो ब्लॉक का सिस्टम हो, एक का मास m1 हो दूसरे का मास m2 हो, तो हर उस सवाल में जहां पर दो ब्लॉक्स आएंगे हम इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा ब्लॉक आएंगे तब नहीं लगा सकते हैं, दो ब्लॉक आएंगे हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने, ठीक है भाई, ये तो दो ब्लॉक की प्रॉब्लम के लिए है, बट इन जनरल जहां पर भी पुली से रिलेटेड सवाल आएंगे, पुली से रिलेटेड सवाल में हमें निकालना होता है नेट पुलिंग फोर्स। और नेट पुलिंग फोर्स होता है कि दोनों तरफ से जो फोर्स लगे हैं उनका डिफरेंस होता है। और नेट पुलिंग फोर्स होता है कि उस सिस्टम के अंदर जितना भी मास है, टोटल मास इनटू ए। तो नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। मतलब जैसे मैं अभी अभी नोट कर लेना, जैसे यहां पर देखो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, एफ। यहां पे कोई नहीं है तो नेट पुलिंग फोर्स एफ था, तो एफ इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। यहां पर F1 है, यहां पे F2 है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। यहां पर M1G है, यहां M2G है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा M1G माइनस M2G इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। तो आपको हर सवाल में क्या करना है, नेट पुलिंग फोर्स खोजना है और उस नेट पुलिंग फोर्स को टोटल मास इनटू ए के बराबर कर देना। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन इन ईच केस। इन तीनों केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना।
फर्स्ट में कितना आता है? G/3। सेकेंड में G/2। थर्ड में G के बराबर। थर्ड में क्या होगा आंसर? टू G/3। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां पे आपको हर जगह पे पुलिंग फोर्स के हिसाब से करना है। यहां पे 2m का मास है, तो इसके ऊपर अर्थ ने 2mg का फोर्स लगाया है। इसका m का मास है, तो इसके ऊपर mg का फोर्स लगाया है। जब भी दो ब्लॉक के सिस्टम आए, तो दो ब्लॉक के सिस्टम में आप ये सिंपली यहां से भी a निकाल सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यहां से निकाल सकते हो। बट अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाहते हो, तो हम पुलिंग फोर्स के हिसाब से सवाल को अगर करते हैं, तो कितना पुलिंग फोर्स लिखा जाएगा? इधर लगा है 2mg, इधर लगा है mg, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखेंगे? 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए। और टोटल मास में कौन कौन है? 2m और m ही तो है, तो 2m प्लस m इंटू ए। कितना आ जाएगा ये? तो यहां पर एक्सेलरेशन आ गया G/3 का। थर्ड का 2G/3 आएगा। ये समझ में आ गया। यहां पे 2mg लगा एक तरफ, mg लगा एक तरफ, 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। इस केस में आप अगर देखें तो यहां पर इधर तो 2m का ब्लॉक है, तो इस तरफ 2mg लग रहा है। यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, यहां पे सीधे रस्सी को ही खींच लिया गया है। तो अगर रस्सी को ही खींच लिया गया है, तो यहां पर रस्सी को कितने से खींचा गया है? mg से। तो भाई एक तरफ तुम 2mg से अर्थ खींच रहा है, और एक तरफ mg से तुम खींच रहे हो, ठीक है, लेकिन पुल किया गया है। तो अब नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखेंगे? 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास। एक ही मास है, यहां पे कोई मास नहीं लगा है, तो एक ही मास है, तो आ जाएगा 2m इंटू ए। 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए। यहां से की वैल्यू कितनी आ गई? G/2। ये हो गया इस केस का। ठीक है, समझ में आ गई बात। पुलिंग फोर्स से कम करना सीख रहे हैं, तो मैं तुम्हें वो केसेस बता रहा हूं जहां पे पुलिंग फोर्स में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो नहीं होना चाहिए आगे से। आपने यहां पर दोनों जगहों पर ब्लॉक लगा दिया। पहले केस में, एक केस में एक ही तरफ ब्लॉक लगाया, लेकिन दूसरी तरफ रस्सी को तुम खींचने लगे। तो जब तुम रस्सी को खुद खींचने लगे, तो 2mg माइनस mg लिख देंगे और टोटल मास इनटू ए। यहां पर दोनों तरफ ब्लॉक्स हैं, तो भाई ब्लॉक के तो वेट होने ही वाले हैं। तो ब्लॉक के क्या क्या वेट होने वाले हैं? तो इस तरफ ब्लॉक का वेट कितना है? 2mg। और इस ब्लॉक का वेट कितना है? mg। ठीक है, इस तरफ इस ब्लॉक का वेट हो गया mg। लेकिन अगर ध्यान दो, तो तुमने खुद भी एक फोर्स लगाया है 3mg। तुमने खुद भी एक फोर्स लगाया है 3mg। तो अब बात करते हैं टोटल फोर्स की। तो इस तरफ का टोटल फोर्स कितना है? 4mg। 4mg खींच रहा है इसको, दोनों मिलके 4mg लगा रहे हैं। और इस तरफ का टोटल फोर्स कितना है? 2mg। समझना, इस तरफ का टोटल फोर्स है 4mg, और इस तरफ का टोटल फोर्स है 2mg। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखोगे? 4mg
-2 mg। समझना, mg तो लग ही रहा था, बट 3 mg तुमने भी तो लगाया है, तो टोटल पुल करने वाला 4 mg है। -2 mg घटा दिया वहां से, इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए। टोटल मास कितना हो गया? m और 2m मिला के 3m का मास होगा, तो m + 2m इंटू ए। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2g/3। ये हो जाएगा। ठीक है, तीनों केस में डिफरेंस आप समझें कि कैसे ब्लॉक भी है और कोई फोर्स भी लगा रहा है, तभी भी हम नेट पुलिंग फोर्स को कैसे लिखने वाले। ठीक है, नोट किया सबने? तो ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई ब्लॉक हैंग किया जाएगा पुली से, तो उसको अर्थ अपनी तरफ पुल करता है, जितना भी मास होगा इनटू ग्रेविटी, इतने से पुल करता है। दो ब्लॉक हो गए, दोनों को पुल किया, जिस तरफ ज्यादा पुल मिलेगा उसके हिसाब से मोशन होगा, तो 2 mg - mg कर दिया। ठीक है, टोटल मास इनटू ए। यहां पे 2 mg - mg किया। देखो यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पे तुमने रस्सी को पकड़ के खुद खींचा है, तो पुल तो किया है। तुमने रस्सी को खुद खींचा तो पुल तो किया है। तो नेट पुलिंग फोर्स निकालने के लिए अर्थ ने कितने से पुल किया माइनस तुमने कितने से पुल किया, वो हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो दो ब्लॉक हैं। अगर तुमने फोर्स नहीं लगाया होता तो एक पे 2 mg लगा और एक पे mg लगा, तो ये तो पहला ही सवाल बन जाता। लेकिन जब तुमने खुद भी एक फोर्स लगा दिया है, तब टोटल पुलिंग फोर्स निकालने के लिए इसके ऊपर टोटल 4 mg है, इसके ऊपर टोटल 2 mg है, तो 4 mg - 2 mg इज इक्वल टोटल मास इनटू ए। ठीक, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि एक साइड दो मास है और दूसरे साइड एक ही मास है। ठीक है, और हमें मान लो एक्सेलरेशन निकालने को कहता, तो अभी मैं सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बता रहा हूं। आप ऐसा मान सकते हैं इस तरीके के सवालों में कि एक तरफ जो टोटल मास है, ये इन दोनों को जोड़ के 5m का, ठीक, और दूसरी तरफ जो टोटल मास है, अगर अकेला है तो 3m का है, बट इसके नीचे और भी कुछ लगा होता तो जोड़ देते। तो क्या अब ये दो ब्लॉक की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है? और दो ब्लॉक की प्रॉब्लम में क्या एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। तो अगर हम जहां तक एक्सेलरेशन लिखने की बात है, तो हम लिख सकते हैं 5m - 3m डिवाइडेड बाई 5m + 3m इंटू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन आ गया। कितना आ जाता है? g/4। ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जहां पर भी दो ब्लॉक से ज्यादा आ गए कोई बात नहीं, दो ब्लॉक से ज्यादा आ गए तो एक तरफ के दोनों ब्लॉक को जोड़कर टोटल मास लिख दो, दूसरी तरफ भी टोटल मास लिख दो। फिर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, m1 - m2 m1 + m2 इंटू ग्रेविटी। ठीक है,
ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, बट यहां पे अगर देखा जाए तो दो स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं। एक स्ट्रिंग ये वाली है, इसमें कुछ अलग टेंशन का फोर्स रहा होगा, और दूसरी रस्सी ये वाली है, जिसमें अलग टेंशन का फोर्स रहा होगा। जहां तक एक्सेलरेशन निकालना है वो तुम्हारा एक स्टेप में आंसर आ गया, लेकिन टेंशन निकालना है वो कैसे निकाली जाएगी उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रस्सी बदल जाती है टेंशन भी बदल जाती है। जब तक रस्सी सेम रहेगी टेंशन सेम रहेगी, बट यहां पे दो रस्सियां अलग अलग हैं तो टेंशन अलग अलग है। ये हमने सिर्फ क्या निकालने के लिए बताया है? एक्सेलरेशन। ये टेंशन निकालने के काम नहीं आएगा, ये सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के काम आएगा। इन दोनों को जोड़कर एक ब्लॉक, इसको अकेला रखा, एक की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, बट अब टेंशन निकालनी है तो कैसे निकालना है उसको समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो ब्लॉक थे, ठीक है, और यहां पे हमको दिया था ये कितना था, 3m, और ये वाला 2m, और ये। अब हमसे कहता है कि जितनी भी रस्सियां हैं उसमें टेंशन का फोर्स निकालो। ठीक है, आप चाहें तो 3m का एफबीटी बनाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे एफबीटी बनता है? तो एफबीटी बनाने के पहले जरा फोर्स लिख देते हैं। रस्सी का जो टेंशन का फोर्स है वो हमेशा पुल करता है, तो इस रस्सी ने इसको ऊपर की तरफ T1 से पुल किया होगा। ठीक है, और क्योंकि ये रस्सी इससे भी जुड़ी है तो इस रस्सी ने इसको भी नीचे की तरफ पुल किया होगा। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, रस्सी जिस भी ब्लॉक से जुड़ेगी उसको अपनी तरफ पुल करेगी। तो इसको T1 से पुल किया, इसको T2 से पुल किया। ठीक, यहां पे रस्सी बदल गई, रस्सी के बदलते ही अब टेंशन भी बदल जाएगी, और हम ये कहने वाले हैं कि यहां पर ये जो रस्सी है इसने इस ब्लॉक को कोई नई टेंशन T2 से पुल किया होगा, और ये रस्सी घूम के यहां पे आती है तो इस रस्सी ने इस ब्लॉक को भी T2 से पुल किया होगा। सबसे पहले तो टेंशन के डायरेक्शन क्लियर होने चाहिए। टेंशन हमेशा पुल करने वाला फोर्स होता है, रस्सी जिससे भी जुड़ी होगी उसको अपनी तरफ पुल करने वाली है। ये रस्सी इन दोनों से जुड़ी थी, इसको पुल करने वाली। ठीक है, हमने ये भी सीख लिया थोड़ी देर पहले कि ये दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रहे हैं ए से, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए से। ए हमको पता है, ए हम निकाल चुके हैं, G/2 के बराबर आया था। क्या बेटा? कहां पे? अच्छा, यहां पे T1 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हमको एक्सेलरेशन पता है और T1 T2 निकालना है। तो T1 अगर निकालना है तो तुम चाहो तो इसका एफबीटी बना दो 3m वाले का। तो 3m वाले का एफबीटी क्या बनेगा? तो 3m वाले पे देख सकते हो टेंशन T1 ऊपर लग रही है, 3m वाले पे उसका वेट 3mg का नीचे लग रहा है, और 3m वाला एक्सेलरेशन ए से नीचे गिर रहा है। तो इक्वेशन बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी? 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m। इस इक्वेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना सीखा था। न्यूटन का सेकंड लॉ यही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए। 3m का मास नीचे जा रहा है तो हमने नीचे की तरफ जाता हुआ माना, नीचे की तरफ 3mg लगा होगा, ऊपर की तरफ T1 लगा होगा, और क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू ए। यहां पे आप ए की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां पे हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आई थी G/2। देखो यहां पे ए की वैल्यू हमने निकाली, सॉरी G/4 आई थी। ठीक है, तो ए की वैल्यू ने पुट कर दी क्या? अरे तो मैं वही पूछ रहा था ना, वहां क्या मास है? 4m और 3m था। चलो कोई बात नहीं, इसका ए हम फिर से निकालते हैं। ठीक है, चलो ए से जा रहा है, ए निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे ए? टोटल मास कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे लिखते हैं? इस तरफ का टोटल मास कितना है? 5m, माइनस इस तरफ का मास m इज इक्वल टू इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास 5m प्लस m। m1 माइनस m2
डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। कितना आता है ये? 4 और 6, 2g/3। और ये वाला एक्सेलरेशन उठा के यहां रखना है, 2g/3। और जब हमने इस एक्सेलरेशन को लिख दिया तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg, 3mg माइनस 2mg, तो t1 की वैल्यू आ गई mg। समझ में आ गई बात? हाँ, इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी है? यहां पे इसके ऊपर लगा है t1, इसके ऊपर लगा है 3mg। इक्वेशन लिखी, a की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी, t1 की वैल्यू आ गई। ठीक, वैसे ही तुम बनाओगे अब m की इक्वेशन, और m की इक्वेशन बनाकर तुम्हें निकालना है t2 की वैल्यू। ठीक है, तो अब तुम m की इक्वेशन बनाओ और t2 निकालो। क्या आता है आंसर? 5 मतलब 5mg/3 आ रहा है। क्या है? हाँ, अच्छा, उसके लेके, ठीक है। तो हाँ भाई, आंसर आया है। कितना आ रहा है? 5mg/3। और किसी कोई आंसर आया इसके अलावा? 5mg/3 के अलावा कोई और आंसर आया है? mg/3 आ रहा है। तुम्हारा क्या है? हाँ, 5mg/3 आ रहा है। तुम्हारा क्या आंसर है? 5mg/3 है। ठीक है, तुम्हारा mg/3 आ रहा है। बताओ क्या क्या फोर्स लग रहे हैं m के ऊपर? नीचे की तरफ mg लगा दिया गया, और क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ टेंशन T2 लगा दिया गया, दिख रहा है हमको, इसमें mg लगा, T2 लगा। और कोई फोर्स नहीं। और ये किस तरफ जा रहा है? ये जा रहा है एक्सेलरेशन a से ऊपर। क्या इक्वेशन लिखोगे इसकी? T2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। T2 माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू आई है 2g/3। इसको राइट में ले जाओ, 5mg/3 आ जाएगा। mg/3 कैसे है? ठीक है,
कोई डाउट किसी को इसमें? अभी पूछ लो, फिर बाद में होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं वहां पे कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। फ्रिक्शन हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे, अभी बिना फ्रिक्शन के सवाल करना सीखते हैं। तो कहीं पर भी अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है और यहां कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। क्या मोशन होगा? होगा, भले ही ये मास 1 ग्राम का हो और ये 100 टन का हो। अगर फ्रिक्शन नहीं है, मोशन होगा। ठीक है। अगर फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली मोशन नहीं हो पाएगा। मतलब प्रैक्टिकली हर जगह फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन अगर हर जगह होता है प्रैक्टिकली, तो ऑब्वियसली यहां पर मोशन नहीं होगा। लेकिन हम एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं जहां पर फ्रिक्शन नहीं है और मोशन करवाना है। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक्सेलरेशन निकालें और टेंशन बताएं। आया आंसर इसका? एक्सेलरेशन क्या आता है? mg/m+कैपिटल है। अब जरा ध्यान से समझना कि इस सवाल में भी पुली है और पिछले सवाल में भी पुली थी। ठीक है। अगर कोई ब्लॉक ग्रेविटी के अंदर हैंग करता है, ठीक है, तो उन ब्लॉक्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है। तो जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, तो इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर मासेस कुछ रहे होंगे। तो इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर mg ने नीचे की तरफ पुल किया। जो ब्लॉक बड़ा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, वो जीतेगा और उसी की तरफ मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर mg नीचे की तरफ पुल कर रहा है। बिल्कुल। हमें पुल जब कर रहा है तो यह देखना होता है कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ या उसके अपोजिट। ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक ब्लॉक नीचे आएगा तो दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है। तो जिस तरफ वो नीचे आ रहा है उस तरफ किसने पुल किया, या जिस तरफ वो जा रहा है उसके अगेंस्ट कितने पुल किया, या तो अपोज करेगा या फेवर करेगा। तो हमें यह देखना होता है कि मोशन की तरफ कितने फोर्स हैं उसको पुल करने वाले। ये ब्लॉक अगर नीचे गिर रहा है तो इसको तो नीचे की तरफ mg ने पुल कर लिया। लेकिन अगर ये नीचे गिरेगा तो इसको आगे जाना पड़ेगा,
और इसको आगे जाना पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसा फोर्स है जो पीछे की तरफ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कोई नहीं लग रहा है। तुम कहोगे एमजी लग रहा है, हाँ एमजी किस तरफ लग रहा है? एमजी नीचे लग रहा है, वो थोड़ी ना उसको रोक रहा है। एमजी कह रहा है कि मेरा डायरेक्शन ये है, और नॉर्मल एक्शन कह रहा है मेरा डायरेक्शन ये है, ये दोनों आपस में निपट लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक नहीं चलने वाला है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ ये देखना है जिस तरफ चल रहा है उस तरफ कौन पुल कर रहा है। तो अगर ये चल रहा है नीचे, तो इसको डेफिनेटली एमजी पुल कर रहा है। लेकिन अगर ये चल रहा है आगे, तो इसको कोई भी पीछे की तरफ नहीं पकड़ रहा है, खींच नहीं रहा है, रोक नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो पुल करने वाला नेट फोर्स है, वो पुल करने वाला नेट फोर्स क्या लिखेंगे? नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। यही हमें इक्वेशन लिखनी है। लेकिन नेट पुलिंग फोर्स है कितना? सिर्फ mg है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो -0 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए, ये लिखना है। और अगर ये सरफेस रफ होती, तो क्या फ्रिक्शन रोकने लगता? तब mg में से फ्रिक्शन को माइनस करते, तब हम कहते mg ने खींचा, फ्रिक्शन ने रोका। बट फ्रिक्शन है ही नहीं, अभी सवाल में फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो यहां पे रोकने वाला कोई नहीं है। तो mg माइनस नथिंग, 0 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ठीक, तो mg कब काम करता है? mg तब काम करता है जब मोशन वर्टिकल हो रहा हो। लेकिन अगर मोशन टेबल पे हो रहा होगा, तो mg कोई भी पुलिंग फोर्स नहीं लगाता है। तो mg पुलिंग फोर्स तभी लगाएगा जब कोई ब्लॉक ऊपर या नीचे चल रहा होगा। लेकिन अगर वो ब्लॉक टेबल पे चल रहा होगा, तो mg वहां पे कोई भी पुलिंग फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक, तो यहां से क्या a की वैल्यू मिल गई हमें? a आ जाता है mg अपॉन m प्लस टोटल है। ये हो गया। ठीक, अब बताओ टेंशन कैसे निकालेंगे? किसी एक का एफबीटी बना दो, किसी का ही बना दो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका बनाओ या इसका बनाओ। मान लो हम इसी का बनाते हैं, तो क्या इस पे टेंशन का फोर्स इधर लग रहा होता? ठीक है, तो अगर टेंशन का फोर्स इधर लग रहा होता, तो इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखते? नीचे आ रहा है तो क्या लिखते? mg नीचे, t ऊपर, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये ए जो निकाला है, इसे को यहां रख देते तो टी की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते थे कि टी की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस ma। और अगर पुट कर देते हो, तो ये वैल्यू आ जाती है कैपिटल mg अपॉन, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। मैंने कहीं गलत किया है एक बार। m इंटू ए, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, ये कह रही हो ना? तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है, नोट किया सबने?
एक्सेलरेशन निकालना है। ऋषि भाई है। ऋषि भाई 8 आएगा। देखो, अभी तक जो रूल सीखे हैं मैं फिर से समझा दूं। जब भी कोई मास वर्टिकली हैंग करता है तो उसको mg पुल करने का काम करता है। लेकिन अगर कोई मास टेबल पे रखा होता है तो उसको mg नहीं पुल करता है। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो दो मास आपको दिख रहे हैं जो हैंग कर रहे हैं। तो ये हैंग अगर कर रहा है तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली mg लग रहा है 5 mg। ये भी हैंग कर रहा है तो इसके ऊपर लग रहा है 2 mg। लेकिन ये तो टेबल पे रखा है और जो टेबल पे रखा है उसको mg हेल्प नहीं करता है। ना उसको हेल्प करता है ना उसको रोकता है। मतलब जो टेबल पे रखा हुआ ब्लॉक है उस पे mg कोई भी पुल करने वाला फोर्स नहीं लगाता है। पुल करने वाले फोर्स इन्हीं दोनों में लगेंगे। लेकिन क्योंकि इस पे ज्यादा लगेगा तो ये नीचे गिरने लगेगा और इस पे कम लगेगा तो ये ऊपर जाने लगेगा। और ये दोनों चलेंगे तो ऑब्वियसली इसको भी चलना पड़ेगा क्योंकि ये सब आपस में रस्सी से कनेक्टेड है। तो अब नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखा जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ये करना है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 5 mg माइनस 2 mg इज इक्वल टू टोटल मास 5m प्लस m प्लस 2m इंटू ए। भले ही उसको टेबल वाले के mg ने पुल नहीं किया बट चला वो भी ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं चला, चल तो वो भी रहा है। तो जो भी चल रहा है उस सब का मास वहां लिखना है 5m प्लस m प्लस 2m इंटू ए। ठीक। यहां से आ जाएगा 3g/8 इज इक्वल टू ए। ठीक है। ठीक। तो दो केस समझ में आए। जो हैंग कर रहा है उसको mg खींच रहा है, जो टेबल पे है उसको mg नहीं खींच रहा है। और अगर कोई इंक्लाइन सरफेस पे आ गया तो क्या इंक्लाइन सरफेस वाले पे जो भी है क्या उसको mg अपनी तरफ खींचेगा? हाँ, लेकिन पूरा mg नहीं खींच पाएगा क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल चलेगा। और इंक्लाइन पर सरफेस के पैरेलल क्या लगता है? mg sin थीटा। ठीक। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अगर कोई वर्टिकली हैंग कर रहा है उसको mg अपनी तरफ खींचता है। अगर कोई टेबल पे रखा हुआ है तो उसको mg अपनी तरफ नहीं खींचता है। और अगर कोई इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है तब उसको पूरा mg तो नहीं, लेकिन हाँ उसको mg का साइन थीटा का कंपोनेंट अपनी तरफ पुल करता है।
तो मैं mg के पुलिंग फोर्स के बारे में बता रहा हूं। यहां पे mg का कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, यहां पे mg का पूरा पुलिंग फोर्स mg लग जाएगा। लेकिन जब इंक्लाइन सरफेस में होगा तो mg का सिर्फ साइन वाला कंपोनेंट ही उसको पुल कर पा रहा होगा। यही तीन केस हो सकते हैं, या तो पुली से ऐसे हैंग कर देगा, या टेबल पे रखेगा, या इंक्लाइन सरफेस पे रखेगा। ठीक। और अगर इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ होगा तो आप कहोगे कि उसको mg साइन थीटा अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो मान लो मैं यहां पर एक ब्लॉक रख दूं जिसका मास है, मान लो इसका मास है, या चलो अभी ब्लॉक को नहीं रखते, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले सवाल में ब्लॉक्स भी रख देंगे। ठीक है, तो इंक्लाइन सरफेस में mg साइन थीटा लगाना है, फ्लैट सरफेस में mg का कोई फोर्स नहीं लगाना है, और जब वर्टिकली हैंग कर रहा है तो पूरा mg हमको यूज करना है। ठीक है, तीन कंडीशंस पे ही सवाल आएंगे। आगे बस फ्रिक्शन और जुड़ जाएगा, अगर जुड़ना होगा तो वो बात की बात है, पहले बिना फ्रिक्शन के सवाल कैसे करते हैं वो सीख लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया? ओके, चलो अब हम लोग इंक्लाइन सरफेस का एक दो क्वेश्चन करते हैं। निकालो एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे पता कि ये नीचे ही जाएगा? वो थीटा की वैल्यू पे हालांकि डिपेंड करेगा। ये मास भले ही भारी है, बट थीटा कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। मान लो किसी सवाल में आपको पता ही नहीं कि कौन किधर जाएगा, तो तुम कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो उनके चलने का। ठीक है, तुम कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो चलने का। पहले तो मैं लिख दूं कि पुल करने वाला फोर्स कितना है। इंक्लाइन सरफेस में पुल करता है mg साइन थीटा, लेकिन क्योंकि इसका मास 2m का है तो 2mg साइन थीटा इसको पुल करेगा। जो वर्टिकली हैंग करता है उसको पुल करता है mg, इसको mg ने पुल कर लिया। हमें नहीं पता किधर चलेगा, आप कोई भी डायरेक्शन मान ले। मैंने मान लिया कि ये नीचे आ रहा है ए से, और मैंने मान लिया कि ऊपर जा रहा है ए से। ठीक है, तो अब अगर हम लोग पुलिंग फोर्स की बात करते हैं तो पुलिंग फोर्स की इक्वेशन में टेंशन नहीं आती है। पुलिंग फोर्स में सिर्फ mg के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरफ इसने पुल किया है, मैं यहां लिख दूं नेट पुलिंग फोर्स, क्योंकि हर केस में हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखने वाले हैं?
2mg साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 2m प्लस m इंटू, यहां से ये निकल आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2mg साइन थीटा माइनस एम जी डिवाइडेड बाई 3m, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1g/3। ठीक है, टेंशन निकालनी होती है क्या करते हैं? कहता है इस रस्सी में टेंशन निकालो, तो क्या करते हैं? तब तुम किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना देते। चलो मान लो मैं इसी का एफबीडी बनाता, तो क्या इसमें भी टेंशन का फोर्स लगा देता और इसकी इक्वेशन लिखते हमको टेंशन भी मिल जाती। अभी हम लोग सीधे ए निकालना सीख रहे हैं, ए निकल जाएगा तो टेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं एफबीडी बना के। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये, इस तरफ कितने कितने फोर्स ने पुल किया है? 2mg साइन थीटा। इस तरफ किसने पुल किया है? mg। तो नेट पुलिंग फोर्स कैसे आता है? F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। और यही तो स्टार्टिंग से सीखा है। कहां से सीखना शुरू किया था? यहां पे क्या बताया था आपको कि अगर एक तरफ F1 लग रहा है एक तरफ F2 लग रहा है तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल m इंटू ए। वही हमने यहां पे लगाया, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू टोटल m इंटू ए। फिर यहीं पर वही चीज लगा के आंसर निकाला। तो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सब में वही किया जा रहा है। यहां भी 5mg माइनस 3mg का पुलिंग फोर्स है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन किया था? यहाँ पे क्या बताया था? इधर mg का पुलिंग फोर्स है और इधर कोई फोर्स नहीं है, तो mg इज इक्वल टू टोटल m इंटू ए। और फिर यहां पर क्या हुआ? इंक्लाइन सरफेस में है तो mg साइन थीटा लगता है, जो नीचे हैंग कर रहा है उस पे mg लगता है, कोई एक ज्यादा होगा तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल m इंटू ए। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है।
कितना? थीटा भी तो थीटा नहीं आएगा। देखो यहां पर जो वर्टिकली हैंग कर रहा है उसको mg ने पुल किया, तो 6m तो फ्रीली हैंग कर रहा है, इसको 6mg ने पुल किया। ये भी वर्टिकली हैंग कर रहा है, इसको mg ने पुल कर लिया। ये इंक्लाइन सरफेस में है, तो इंक्लाइन सरफेस वाले के ऊपर भी mg का फोर्स लगता है, और इस पे कितना लगता है? 2mg साइन थीटा। तुम कहोगे टेंशन, नहीं, टेंशन, रस्सी की टेंशन लेनी ही नहीं है, वो इंटरनल फोर्स है। आपको सिर्फ mg के फोर्सेस को कंसीडर करना है। तो इधर लगा है 6mg, इधर लगा है mg, और इधर लगा है 2mg साइन थीटा। चलेगा किधर? तो ये नीचे गिरेगा, ये इधर गिरेगा, और ये ऊपर जाएगा। अब नेट पुलिंग फोर्स का मतलब होता है कि जिस तरफ मोशन हो रहा है, ठीक है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ कौन कौन से फोर्स पुल कर रहे हैं। तो जिस तरफ मोशन हो रहा है, मतलब ये नीचे गिर रहा है, तो क्या 6mg उसको पुल कर रहा है? ये नीचे गिर रहा है तो क्या इसको 2mg साइन थीटा पुल कर रहा है? और ये ऊपर जा रहा है तो इसको mg रोक रहा है। तो जो फोर्स चला रहे हैं माइनस जो फोर्स रोक रहे हैं, वही है नेट पुलिंग फोर्स। भाई एक तरफ कुछ फोर्स चलाएंगे, दूसरी तरफ कुछ फोर्स रोकेंगे, तो कौन चला रहा है, कौन रोक रहा है? जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ जो भी फोर्स लग रहा है वो चला रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये फोर्स भी चला रहा है। लेकिन अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो mg उसको रोक रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखा जाएगा? 6mg प्लस 2mg साइन थीटा माइनस mg। समझना? 6mg प्लस 2mg साइन थीटा माइनस mg, क्योंकि mg खाली रोक रहा है, बाकी वो दोनों तो चला रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल में 6m प्लस 2m प्लस m इंटू ए। ये इक्वेशन बननी चाहिए। क्लियर है ये बात? कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई ब्लॉक वर्टिकली हैंग करेगा उसको mg पूरा चलाएगा, जो इंक्लाइन सरफेस में होगा उसको mg साइन थीटा चलाएगा। ठीक है, और उस हिसाब से आपको जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ किसने किसने चलाया। ये इधर गिर रहा है, इसने चलाया, ये नीचे गिर रहा है, इसने चलाया, ये ऊपर जा रहा है, इसने रोका है, चलाया नहीं, इसने रोका है। तो रोकने वाले फोर्स को घटा देते हैं, चलाने का फोर्स माइनस रोकने का फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स इक्वल टोटल मास इनटू ए। ठीक है, और जब भी हम नेट पुलिंग फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, टेंशन को नहीं लाते हैं, हमें सिर्फ mg वाले फोर्सेस देखने पड़ते हैं कि वो कितने लग रहे हैं, उसी हिसाब से टोटल मास इनटू ए लिखना है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अभी मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूंगा, अभी मैं खाली जहां मुझे ब्लॉक्स लगाने हैं वहां लगा देते हैं।
ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मैं एक्चुअली एक ही सवाल में सारी चीजें इंक्लूड कर देता हूं। कुछ हैंग कर रहे हैं, कुछ फ्लैट सरफेस में है, कुछ इंक्लाइंड सरफेस में है, तो सारे तरह के ब्लॉक्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और एंगल की जहां तक बात है तो एंगल भी देना होगा। तो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ठीक है, और ये लिखा है कि ऑल ब्लॉक्स के मास सेम ना रख के अलग अलग ही रख लेते हैं। इसका मास m1 है, m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो आप वही इक्वेशन लिखेंगे, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। और उस बात का ध्यान रखते हुए कि जो वर्टिकली हैंग कर रहे हैं उन पे mg चलाता है, जो इंक्लाइन सरफेस में उनको mg साइन थीटा चलाता है, और जो फ्लैट सरफेस में है उनको कोई नहीं चलाता। ठीक है, बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो चलो आपको फिर से यही कंसीडर करना है कि किस पे mg साइन थीटा लगा है, किस पे mg लगा है, किस पे कुछ नहीं लगा है। तो ये वाला ब्लॉक नीचे गिर रहा होगा, ये इधर आएगा, ये लेफ्ट में, ये नीचे गिरेगा, ये लेफ्ट में, ये ऊपर, और ये लेफ्ट। ठीक है, ऐसे मोशन हो रहा होगा। जिस तरफ चल रहा है उस तरफ जो भी फोर्स लगेंगे वो पुल करेंगे, जो अपोजिट लगेंगे वो रोकेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो क्या इसको m1g ने अपनी तरफ पुल किया है? ठीक है, क्योंकि नीचे गिर रहा है m1g ने पुल किया है। ये नीचे गिर रहा है, इसको किसने पुल किया है? तो m2g साइन थीटा और जोड़ दें, क्योंकि m2g साइन थीटा ने इसको पुल किया है। ये फ्लैट सरफेस पे इसको कोई mg ने पुल नहीं किया, तो इस पे कोई mg का पार्ट नहीं आएगा, θ1। फिर से ये इंक्लाइन सरफेस पे है, फिर से mg ने पुल किया, mg साइन थीटा ने, क्या आ जाएगा? m4g साइन θ2। जहां जहां इंक्लाइंड है वहां वहां mg साइन थीटा आता जाएगा, जहां जहां फ्लैट है वहां कुछ नहीं आएगा, जहां जहां वर्टिकल है वहां पे mg आएगा। तो यहां पे mg आया,
यहां पे mg sin थीटा आया, यहां कुछ नहीं आया, या mg sin थीटा आया, यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे प्लस mg या माइनस mg, क्योंकि ये चल रहा है ऊपर लेकिन mg नीचे लग रहा है, रोक रहा है, जैसे ही रोकने लगेगा उसको घटा देंगे, माइनस m6g आ जाएगा। ठीक, और ये फ्लैट में है, इसमें कुछ नहीं आएगा, इज इक्वल टू सारे मासेस जोड़ दोगे और उन सब के मास को जोड़कर 4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7 इंटू, यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो कितने ब्लॉक्स में फर्क नहीं पड़ता है, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल है उस पे mg है, जो इंक्लाइन पे है mg sin थीटा है, और जो फ्लैट पे उस पे कोई mg नहीं लगाना है। उसके हिसाब से टोटल फोर्स लिखना है, टोटल मास इंटू ए के बराबर करना है। ठीक है, तो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें मतलब डिफरेंट इंक्लाइन सरफेस या जैसे भी, हमको एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी केस हो सकते हैं ऐसे ही कोई केस बनाएगा घुमा फिरा के। बट आपको यही देखना है कि जिस तरफ चल रहा है उस तरफ अगर mg लग रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये ऊपर जा रहा है और mg उल्टा लग रहा है तो नेगेटिव, इसलिए यहां पे इसको माइनस कर दिया, उल्टा लग रहा है, उसके चलने के अपोजिट लग रहा है, इजिकल टोटल मास इनटू ए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमने सीख लिया। अब आगे क्या है, तो आगे बेसिकली अब क्या है कि स्ट्रिंग का मास आ जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग को सीखने हैं। फिर हम लोग को कांस्टेंट मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन समझने हैं। कांस्टेंट मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, और ये रस्सी गई, ये रस्सी गई, छत से जुड़ गई। तो यहां पर भी दो ब्लॉक्स हैं, बट दिक्कत यह है कि यहां पे पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, तो हम वो नहीं लगा सकते। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों ब्लॉक अब बराबर नहीं चलेंगे। इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, इसका कुछ और होगा। तब इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसको कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने के बाद इसका एफबीडी बनाया, इसका एफबीडी बनाया, आंसर आ जाएगा। लेकिन कांस्टेंट इक्वेशन में हमें इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है, बीच का रिलेशन मतलब a1 यहां पे a2 के बराबर नहीं होता है, बल्कि यहां पे a1 हो सकता है 2a2 हो, 3a2 हो, 4a2 हो। तो ये रिलेशन कैसे निकालते हैं, इस रिलेशन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।